उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में आई दरारों के लिए एनटीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर भी कई सवाल उठे। हालांकि ताजा सरकारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अब जोशीमठ के घरों में नई दरारें नहीं आ रही हैं और जो दरारें पहले से पड़ चुकी थीं वो पहले से बढ़ नहीं रही हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एनडीटीवी से दावा किया कि एनटीपीसी परियोजना की वजह से जोशीमठ के घरों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सैकड़ों घरों में दरार पड़ने और पानी रिसने के चलते उत्तराखंड सरकार ने पूरे इलाके को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर वो भेज रही है। नहीं, अब ये देखिए, उनको जानकारी नहीं है। एक तो ये देखिए, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, तो हमको ना सभी को इसमें सिंपैथी, सरकार को सिंपैथी, लेकिन तथ्य यह है कि जोशीमठ की समस्या ये शुरू से है। 1975 में this was seen that there is slide, that there is cracks. The tunnel boring machine, the vibration goes only to 50 to 100 meters, that's it. And in fact, the intensity of the vibration is so less that it is not going to impact anything. In fact, the settlement of NTPC is right on top. उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि जोशीमठ में अब नई दरार नहीं आ रही हैं, पहले से पड़ी दरारों में कोई इजाफा नहीं है। घरों की संख्या जो इसमें दरारें दृष्टिगोचर हुई है, 3 दिनों से दरारों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 849 था, आज भी 849 है। उसी प्रकार जो 4 वार्ड पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किए गए थे, उसमें भी जो घरों की संख्या है जिसमें दरारें आई है, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 181 था और आज भी 181 है। अभी वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कानूनगो, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है, ऐसा लगता है कि शायद स्टेबलाइज हो रहा है चीज़ें। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी है। तो इस पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ का है। पंचायती राज्य मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो कांग्रेसी लोग हैं वो धीरे धीरे इस ओर जाएं, क्योंकि 2023 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। देख लेना, मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हों वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23 में भी सरकार भाजपा की बनेगी। फिर देख रही हो मामा का बुलडोजर खड़ा हुआ तैयार। जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि कानून की चाहे कितनी मोटी किताबें बनवा लो, मेरा कानून मेरा रसूल है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो हम शहरों को करबला बना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों के लिए सेफ्टी एक्ट की भी मांग कर दी। अभी तो हम करबला मैदान में, बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। लिंगायतों का एक बड़ा धड़ा जो है वो बीजेपी से नाराज है और बगावत का परचम जनार्दन रेड्डी ने भी लहराया है। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक में डैमेज कंट्रोल के लिए SC/ST वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने ST कम्युनिटी के बंजारों को उन जमीनों का मालिकाना हक से जुड़े कागजात दिए जहां वो लंबे अरसे से रहते आ रहे थे। इससे पहले राज्य सरकार ने ST/SC कम्युनिटी का आरक्षण बढ़ाने का फैसला यहां पर किया था। ये बंजारे हैं,
इनको कर्नाटक में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लंबानी और हट्टी। आज ये बहुत खुश है क्योंकि जहां ये दशकों से रह रहे थे उस जगह का मालिकाना हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दे दिया। 50,000 के आसपास बंजारा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई। सेवालाल की, सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज। बंजारों यानी अनुसूचित जनजाति को हक्कू पत्रा यानी टाइटल डीड देने से बीजेपी भी खुश है, क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 6.95% है। हाल ही में सरकार ने इनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया है और अनुसूचित जाति का 15% से बढ़ाकर 17%। अनुसूचित जाति कुल आबादी का 17.15% है, यानी SC/ST आबादी 24% के आसपास है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 1/4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच का दायरा उनकी सरकार की SC/ST और OBC को लेकर नीतियों के इर्द गिर्द तक सीमित रखा। SC/ST वोट बैंक पर बीजेपी डोरे डाल रही है। इसकी वजह बीजेपी के लिंगायत विधायक बसवन गौर पाटिल यत्नाल और पंचमसाली संत जय मृत्युंजय स्वामी की गिरफ्तारी की इस तस्वीर से समझी जा सकती है। ये लोग मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर के बाहर लिंगायतों को 15% रिजर्वेशन की मांग को लेकर धरना देने जा रहे थे। अब बेंगलुरु में धरने पर बैठ गए हैं। येडियुरप्पा के बारे में हम समाज बहुत गौरव किया था। वो हमारे समाज को झूठ बोलते, ये हमारा डिमांड को फुलफिल नहीं किए थे, इसलिए हमारे समाज को निर्लक्ष्य किया था। बाद में बसवराज बोम्मई 6 बार हमको प्रॉमिस किया था, उसका मदार का नाम से प्रॉमिस किया था, वो भी झूठ गए थे। इसलिए बसवराज बोम्मई और येडियुरप्पा के बारे में हमारा समाज लोग संपूर्ण नाराज हो गए। इसलिए आगे बढ़े दिन में पार्टी को और सरकार को बहुत इम्पैक्ट हो गया था। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक दौरे पर आए तो वो अनुसूचित जाति और लिंगायतों के 2 मठ गए थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है। लिंगायतों का एक धड़ा बीजेपी से नाराज है। बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी ने बगावत का परचम लहरा दिया है। ऐसे में बीजेपी SC/ST वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने मेट्रो में कुछ दूर तक यात्रा भी की। यात्रा के दौरान उन्होंने आम लोगों और छात्रों से खास तौर पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को मेट्रो में समय बचने पर क्या करना चाहिए यह भी बताया। यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो कर्मचारी भी रहे, जिनके साथ पीएम ने उनके अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मेट्रो की यात्रा की। जाना आने का दोनों मिला के एक टाइम का 1.5 घंटा आराम से तो अभी बच जाएगा। कितना बचेगा? कम से कम 40 इसका क्या उपयोग करेंगे?
पढ़ाई करेंगे। हाँ अच्छा, एक करेंगे। काम कर सकते हैं मेरे लिए? हाँ समय बचता है तो कम से कम 15 मिनट योगा करेंगे? हाँ करेंगे जरूर नहीं करेंगे? करेंगे मुश्किल काम है, करेंगे जरूर करेंगे। तो खुद को करना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश से खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर छिंदवाड़ा में सोमवार को सर्राफा कारोबारी पर कार्बाइन से हमला करने वाले शख्स का यूपी कनेक्शन सामने आया है। 9 mm के जिस कार्बाइन से फायरिंग की गई वो यूपी के मोहम्मदाबाद से विधायक का शुएब मंसूरी के गनर की हत्या कर लूटी गई थी। शुएब यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी का भतीजा है। जाने मत देना, पकड़ उसको। सोमवार सुबह लगभग 9:45 बजे छिंदवाड़ा की छोटी बाजार में दुर्गा ज्वेलर्स में अचानक एक नकाबपोश शख्स घुसा। दुकान के मालिक सोहन ताम्रकार से गहने नकदी मांगे, बात नहीं मानने पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन बाइक ने धोखा दे दिया। मौका देखकर पड़ोसियों ने उसे पकड़ा और खूब पीटा। मैं सामने खड़ी थी, सोहन भैया ने मेरे को बुलाया कि भाभी इधर आ, तो मैं साधारण तौर पे चली गई और वो उन्होंने बंदूक देखा तो मैं पीछे वापस हो गई। तो मैं मेरे ऊपर बंदूक मारा तो मैं बैठ गई तो वो दुकान के अंदर घुस गई मेरी। तो दोबारा मैं लट्टू लेके दौड़ी, तब तक फिर वो दौड़ा मेरे पीछे, तो लेडीज थी, मैं भाग गई बाहर। सोहन भैया को मारा उन्होंने 2 गोली। चाचा ने बोले क्या नाटक है, तूने हवाई फायर की एकदम से, तो इतने मुन्ने को स्टूल फेंक के मारे। तो लड़का बाहर आया तो चाचा ने बोले पुलिस को फोन लगा। उन्होंने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस का फोन नहीं लग रहा था शुरू में। फिर बाद में उसने क्या करा, हमारे भाई लोग के ऊपर हवाई फायर किया, लेकिन हम लोग बच गए। भाभी के ऊपर फायर किया, भाभी भी बच गई। फिर एकदम गाड़ी लेके भगने को तो मैं और आयुष शुक्ला हम लोगों को पकड़ के लठी लट खूब मारे। तब वो अधमरा हुआ, तब जाके स्थानीय लोग आए, तब जाके वो सरेंडर हो पाया, नहीं तो वो भाग जाता था। घायल सोहन ताम्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। उधर कार्बाइन से हमले का यूपी कनेक्शन निकला। पता लगा अक्टूबर 2022 में समाजवादी पार्टी विधायक शोएब अंसारी के गनर से आरोपी संदीप यादव का ट्रेन में झगड़ा हुआ। झगड़े में गनर की हत्या हो गई। संदीप अपने साथ कार्बाइन ले आया। बाद में कार्बाइन के बट नंबर के मिलान से इस हत्या का भी खुलासा हुआ। जो संदेही हमारे हाथ लगा है उसका नाम संदीप यादव है, 32 वर्ष का है और फौज में यह लांस हवलदार के पद पर पदस्थ है। और ये भी बताना चाहूंगा कि मार्च 2022 से इसे भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। पूछताछ जब आरोपी से की कि इसे कहां से प्राप्त हुई, इसके द्वारा एक घटनाक्रम उजागर किया गया कि वाराणसी और लखनऊ के बीच रेल यात्रा के दौरान इसके द्वारा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक सिपाही से चाकूबाजी घटना करके गन छुड़ाई गई थी। दोनों गन के जो बट नंबर सीरियल नंबर गुदा हुआ है वह हमारे द्वारा मैच पाया जा रहा है। आरोपी संदीप यादव छिंदवाड़ा के ही चारगांव का रहने वाला है। साल भर से वो फौज से भागा हुआ है। उस पर बैंक और कई लोगों का कर्जा भी है। सेना से भगोड़ा, व्यापार में घाटा, बैंक से लोन और उसे चुकाने के लिए व्यापारी पर हमला, हत्या की कोशिश और अब जिस हथियार से हमला हुआ यानी कार्बाइन, उसका यूपी कनेक्शन सामने आ गया है। वाकई संदीप यादव इस मामले का आरोपी बुरी तरह से घिरा हुआ है। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर 29 साल के एक शख्स ने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर तालाबों को साफ करने का काम शुरू किया है। हमारे सहयोगी शुभांगी की रिपोर्ट आप देखिए। जब कोई खोई हुई चीज लौट कर आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं सपना तो नहीं। शहरों में पुराने साफ तालाबों के सपने को हकीकत में बदला है 29 साल के रामवीर तंवर ने। एक ही तालाब पे फूल भी है, एक ही तालाब पे पेड़ भी है, बर्ड्स भी है, लोगों के घर भी है, पेड़ भी है, तो सारी चीजें करीबन इसमें 20 तरह की बर्ड्स अभी आपको देख सकते हैं। हाँ। तो ये गाजियाबाद का ऐसा पहला इनिशिएटिव है कि एक लैंडफिल जैसी साइट को पूरा अच्छे से पॉन्ड में कन्वर्ट करके जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगी हो। रामवीर को इस तालाब को रिस्टोर करने में करीब 1 साल लग गया। उन्होंने गांव वालों की भागीदारी के साथ एक ऐसा मॉडल बनाया है कि सब लोग तालाब का रखरखाव करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इस तालाब के चारों तरफ सब्जियां उगाई हुई है, इसमें फिश फार्मिंग होती है। तो सब्जी उगाने से, फिश फार्मिंग करने से लोगों को जो इनकम जनरेट होती है
या फिर जो उनके लिए रिसोर्सेज यहाँ पे निकलते हैं, तो उसी से तालाब का रखरखाव किया जाता है, उसी से तालाब को मेंटेन किया जाता है। तो यही एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। रामवीर ने एक और सिस्टम बनाया जिससे गांव का गंदा पानी ट्रीट होकर तालाब में जाए। 3 हिस्सों में बांटकर टैंक बनाया ताकि 2 में गंदगी रुक जाए और तीसरे में एक पौधा लगाया जिसका नाम केना इंडिका है। ये पौधा पानी की गंदगी को खींच लेता है। ये बात सही है जब लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ये बात हम सबने सुनी है कितनी बार सरकारों से और अलग अलग दावों के जरिए कि तालाबों को और नदियों को उनकी पुरानी हालत में वापस लाया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए हैं, लेकिन आज आप सबने देखा किस तरह एक आदमी 29 साल के रामवीर तंवर ने इसको कर दिखाया है। यहाँ गाजियाबाद के एक इतने बड़े तालाब को उन्होंने वापस उसी हालत में लाया है जैसा वो अपने बचपन में देखते थे, जैसा यहाँ के गांव के लोगों ने इसे देखा था। गांव के लोगों को वापस उनकी जीविका दी है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, एनडीटीवी इंडिया के लिए।